वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने जो क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 किया था भाई, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। रिसोर्सेज क्या हमने पढ़े थे कि भी जो चीज़ हमारी ज़रूरत को पूरा करती है वो रिसोर्सेज है। ठीक है, जब तक वो हमें ज़रूरत के लिए हम यूज़ नहीं करते उसको, तब तक वो हमारे लिए एक चीज़ है, वो हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं उसका क्या यूज़ है क्या नहीं है। तो हमारे लिए एक ऐसे ही पड़ी हुई कोई चीज़ है, वो हमारे लिए हम उसको रिसोर्सेज नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे ही रिसोर्सेज में हमने देखा था कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुछ मैन मेड है, और एक जो ह्यूमन है वो खुद भी एक रिसोर्सेज। नेचुरल में भी हमने कई तरह के पढ़े थे, जल है, मिट्टी है। ठीक है, तो क्या है ये प्राकृतिक वनस्पति, ये भी सब क्या है, रिसोर्सेज हैं। जब हम इसको यूज़ करते, भूमि अगर हम उसको यूज़ नहीं करते, ठीक है, तो वो जब तक क्या है, भूमि को अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तब तक एक ऐसे ही ज़मीन का ये टुकड़ा है। ठीक है, लेकिन जब हम उसको यूज़ करने लग जाते हैं, उसको हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसमें कृषि करते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे खनन करते हैं, फिशिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हम उसको यूज़ करके उसको हमने रिसोर्सेज बना दिया है भूमि को। तो आज का जो चैप्टर है वो है भाई भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ठीक है, लैंड, सोयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ही वही मैंने बताया ना, संसाधन ये भी क्या है, ये अभी हमारे लिए एक संसाधन ही है जब हम इनको यूज़ करते हैं। तो भाई इसमें इस चैप्टर में दो तरह की दे रखी है, केस स्टडी दे रखी है। एक है तंजानिया, अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया का एक गांव है जिसमें मांबा रहती है, और एक है न्यूजीलैंड का जिसमें पीटर रहता है। तो अलग अलग वो काम करते हैं, अलग अलग उनकी अर्निंग है। तो वो किस लिए बताई गई है, वो बताई गई है भाई भूमि के ऊपर। ठीक है, जो पीटर है वो अच्छा खासा कमाता है, उसका जो परिवार है अच्छा खासा कमाता है। मांबा के जो फैमिली है वो सिर्फ अपना जीवन का गुजारा हो जाए अच्छे से, बस इतना ही कमा पाते हैं। क्या है इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि भाई वो कितना ज़्यादा अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर पा रहा है। ठीक है, अब रिसोर्सेज जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे, मैंने कल बताया था, जब तक हम उसको यूज़ नहीं करते, रिसोर्सेज बनाए जाते हैं, होते नहीं हैं, उनको बनाया जाता है। उनको कैसे बनाया जाता है, उनको ह्यूमन का जो ज्ञान है, मानव का ज्ञान है, कौशल है, टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करने की, उससे क्या है रिसोर्सेज बनाए जाते हैं। तो मांबा है, मांबा एक ऐसे बैकवर्ड एरिया से है जहाँ पर उनको ज़्यादा पता नहीं है, वो अपना जीवन निर्वाह के लिए ही सिर्फ काम कर पाते हैं। लेकिन पीटर है वो जो अच्छी वैज्ञानिक विधि से वहाँ पर, ठीक है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वैज्ञानिक विधि से उसका परिवार अच्छा खासा कमा लेता है। ठीक है, तो ये दो जो केस स्टडी है भाई, उनसे क्या पता चल रहा है कि भाई जीवन व्यतीत करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। वो क्यों है, लेकिन वो इसलिए है कि हर जगह की जो भूमि है उसकी क्वालिटी अलग है, मिट्टी अलग है, वहाँ पर अवेलेबल जो जल है वो अलग है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, प्राणी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इन सब का जो यूज़ है वो हर जगह का अलग अलग है। तो यही चीज़ आज हम एक एक करके इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भाई भूमि। ठीक है, भूमि की अगर बात करें तो क्या है, 71 और 29 का जो रेशो है भूमि का और जल का, ये है। तो लगभग ये देख लो, ये होगा 30% के आसपास भाग है जो भूपृष्ठ का वो भूमि है। ये भाग भी अगर इसमें से भी लेकिन बात करें, वो भूमि भी कुछ ऐसी है कि जिसमें 90% जो लोग हैं वो केवल 30% लैंड एरिया पर ही रहते हैं। 90% जो लोग हैं वो 30% उस मतलब के उस 30% के भी 30% के ही हिस्से पर लोग ज़्यादा रहते हैं। जो 90%, 10% जो रह गए वो कहीं कहीं। तो इससे क्या है कि इससे क्या पता चल रहा है, जो जनसंख्या घनत्व है वो भी डिफरेंट है। तो वो किस लिए है भाई,
वो है जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, जल की कमी है, मरुस्थल क्षेत्र है, तो वहां पर क्या मिलता है आपको, वहां पर कम लोग मिलते हैं। और जो उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्र है, मतलब मैदानी क्षेत्र है, नदी घाटियां हैं, वो क्या है, वो कृषि के लिए उपयुक्त है, इसलिए वहां पर जनसंख्या का घनत्व है वो भी ज्यादा आपको मिलता है। अब आगे भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग किस किस में किया जाता है? भूमि का उपयोग भाई खेती करने में किया जाता है, वानिकी करने में किया जाता है, खनन करने में, सड़कों उद्योगों का स्थापना करने में किया जाता है भूमि का उपयोग। इसको भूमि का उपयोग कहते हैं। अब वही है कि जो भूमि का उपयोग है, माम्बा और पीटर दो अलग अलग तरीके से कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी जो अर्निंग थी वो भी अलग अलग थी। अब भूमि का उपयोग है भाई भौतिक कारकों पर भी निर्भर करता है, कुछ मानवीय कारकों पर भी निर्भर करता है, ठीक है। भौतिक कारक कौन से रहेंगे? एक तो स्थलाकृति, ठीक है, धरातल कैसा, मतलब अर्थ का जो सरफेस है वो कैसा है। अब एक उबड़ खाबड़ हो, एक प्लेन हो, एक पर्वतीय क्षेत्र हो, एक प्लेन क्षेत्र हो, ठीक है। फिर वहाँ की मिट्टी डिपेंड करती है, ठीक है। फिर जलवायु उस स्थान की डिपेंड करती है, उस भूमि में जो खनिज है, मिनरल्स हैं, जो जल की उपलब्धता है वो कितनी है, ये भी डिपेंड करती है। मानवीय कारक क्या है कि भाई वहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरह के रह रहे हैं, वहाँ पर जो लोगों का ज्ञान है वो कितना है, वो कितने तरह की किस तरह की वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर पा रहे हैं, इससे भूमि का उपयोग है जो वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे क्या है अभी पर्वतीय क्षेत्रों में, अब पर्वतीय क्षेत्रों में हम वहाँ पर जाकर गेहूं चावल तो नहीं उगा सकते हैं, ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में ही उगा सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है। जलवायु भी है, अब जलवायु कहीं पे इतनी ठंडी जलवायु है, कहीं पे इतने शुष्क प्रदेश हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ पर भी कृषि वगैरह डिपेंड करेगी भाई, अलग अलग तरह की होएगी। ऐसे ही लोगों का जो टेक्नोलॉजी है, अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे नहीं तो जो उर्वरता है, मिट्टी की जो उर्वरता है, जो उपज उगाई जा रही है, उसका जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसमें भी डिफरेंस आएगा। तो ये सभी जो भौतिक कारक हैं और मानवीय कारक हैं, ये भूमि के उपयोग में महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में काम करते हैं। स्वामित्व के आधार पर बताया गया भाई भूमि दो तरह की होती है, एक निजी भूमि होती है, एक सामुदायिक भूमि होती है। निजी भूमि कौन सी होगी? जो हर इंडिविजुअल का जिस पर अधिकार होगा, मेरी अपनी 5 एकड़ जमीन है, दूसरे की 10 एकड़ जमीन है, ये होती है निजी। सामुदायिक होती है कि पूरे ग्रुप का कुछ जमीन के टुकड़े पर पूरे ग्रुप का अधिकार हो, ठीक है, तो वो होती है भाई सामुदायिक भूमि। जैसे होता है ना गांव में कुछ जमीन ऐसी रहती है कि उसको बोल देते हैं ये पूरे गांव की जमीन है, उसमें कोई भी जाके लकड़ी वगैरह काटता तो ये है। अभी तो मोस्टली जो है वो व्यक्तिगत ही, मतलब निजी भूमि ही हो गई है, ठीक है। फिर है कि जनसंख्या और उनकी मांग है जो सदैव बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से जो भूमि की उपलब्धता है वो तो सीमित है। अब जनसंख्या बढ़ रही है और उनकी जो मांग है वो भी बढ़ रही है, तो इससे क्या कर रहे हैं लोग, जो भूमि है उसको ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। कृषि भी उस पर ज़्यादा उगाने लगे हैं, एक साल में 3-3 4-4 फसलें उगा देते हैं, और जो इंडस्ट्री है वो भी ज़्यादा बढ़ने लगी है, तो भूमि तो उतनी ही रहेगी ना, भूमि थोड़ी ना बढ़ेगी। तो इसकी वजह से क्या है भाई, डिस्टरबेंस आती जा रही है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, भूमि संसाधन का संरक्षण। भाई भूमि क्या हुई, फिर हमारे लिए एक संसाधन हुई ना, रिसोर्सेज हुए, अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, वो हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है, तो वो हमारे लिए संसाधन है। तो उसका संरक्षण कैसे किया जाए भाई? अब क्या है कि जो जनसंख्या है बढ़ती जा रही है, उसकी मांग के कारण भूमि का उपयोग बढ़ गया है, तो उसको हम कैसे उसका विनाश करे हैं। फिर अब ये देख लो कि अगर हम फसल भी बिल्कुल भूमि को अगर हम खाली छोड़ेंगे ही नहीं तो उसकी उर्वरता कैसे बनेगी, ठीक है। इंडस्ट्री इतनी बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से भूमि है जो उसमें कचरा फैलता जा रहा है। तो इससे क्या है कि जो आदमी का स्वार्थ है उसने भूमि को नष्ट कर दिया है। तो इसके लिए उसको कैसे संरक्षण, उसका कंजर्वेशन है वो कैसे किया जाए, भूमि का कंजर्वेशन कैसे किया जाए, ठीक है। तो वो है भाई, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाओ, भूमि के उद्धार के लिए कुछ
उपाय सोचो। ठीक है, जो रासायनिक कीटनाशकों का हम प्रयोग करते जा रहे हैं उपज को बढ़ाने के लिए, उसको भी कम करना चाहिए। ठीक है, जो अतिचारण है मतलब जो ग्रेजिंग है वो भी कम करना चाहिए, जिससे कि क्या हो रहेगा, मृदा का जो अपरदन है वो कम होगा और वो भूमि है वो सुरक्षित रह पाएगी। ठीक है, तो ये है भाई भूमि के सुरक्षा के उपाय, मतलब के ये कह सकते हो उसके संरक्षण के उपाय हैं ये। इसके बाद भूमि देखी भाई, इसके बाद है मृदा। मृदा क्या होती है, मिट्टी। ठीक है, भूमि है, भूमि सारी है, भूमि नीचे तक भी भूमि है। ठीक है, मृदा होती भाई ऊपरी परत। ठीक है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की आवरण की पतली परत को मृदा कहती है। ठीक है, पतली सी परत होती है ना, जो मिट्टी जो हम खेती करते हैं तो हमारे जो उपजाऊ मिट्टी होती है, मृदा जो होती है वो ऊपरी ऊपरी होती है, नीचे मृदा नहीं होती है। ठीक है, नीचे वैसे वो भूमि है लेकिन जो उपजाऊ मिट्टी होती है हमारे कुछ सेंटीमीटर तक ही होती है। ठीक, बस। ठीक है, तो मिट्टी होती है भाई ऊपरी परत। अब जो सतल रूप है वो मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है, मतलब कि किस प्रकार की मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, किस तरह की मिट्टी है। फिर बताया कि जो मिट्टी का निर्माण है चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से होता है। ठीक है, और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से जो मिट्टी है वो बनती है। ये पूछ सकते हैं भाई आपसे, किस प्रक्रिया से जो मिट्टी का निर्माण होता है वो किससे होता है भाई, वो होता है अपक्षय से। ठीक है, 1 सेंटीमीटर जो मिट्टी है मृदा है जो उसको बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। 1 सेंटीमीटर जो मिट्टी की, मैंने बताया ना मिट्टी की कुछ सेंटीमीटर तक ही जो मिट्टी की लेयर है वो उपजाऊ होती है, वो हमारे काम की होती है कृषि के लिए। उसके बाद हम मिनरल्स वगैरह निकाल लेते हैं उसमें से। ठीक है, लेकिन जो खेती करने वाली होती है, जो कृषि करने वाली जो मिट्टी होती है वो कुछ सेंटीमीटर वाली ही होती है। तो ये देख लो कि 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, इतना छोटा सा बिल्कुल। ठीक है, तो उस परत को बनने के लिए सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम मिट्टी की जो उर्वरता है उसको खत्म करते जा रहे हैं। अब ये खत्म हम कर देंगे तो जो भूमि है रहे तो उतनी ही ना, लिमिट तो उतनी है उसकी, तो वो बढ़ेगी थोड़ी ना। तो अब हम देखते हैं भाई, ये जो डायग्राम है ये देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये है मृदा, इसमें जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ये सारी चीजें है ना, जलवायु भी आपसे पूछा जाएगा। ये ना, ये जो डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। जो जलवायु है आपसे पूछ सकते हैं कि जो मृदा के निर्माण की दर है उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं। उसको करते हैं भाई जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और हुमस। ठीक है, ये चीजें हैं जो निर्माण की जो दर है उसमें किस रेट से, ठीक है, किस रेट से मतलब कि कितनी स्पीड से वो मृदा बनेगी, कितनी स्पीड से नहीं बनेगी। फिर अब जो समय है, जो टाइम है, वो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। अभी बताया ना कि 1 सेंटीमीटर को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, 100 साल के आसपास लग जाता है 1 सेंटीमीटर को बनने में। तो समय क्या निश्चित करता भाई, इसलिए मैं बता रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। समय है जो मृदा की मोटाई को निश्चित करता है। ठीक है, इसके बाद वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जो जीव है वो हुमस निर्माण की दर को, ठीक है, जो मिट्टी है उसमें कितनी हुमस रहेगी, कितनी आर्द्रता रहेगी, ठीक है, वो डिपेंड करता है, कितनी उपजाऊपन उसमें रहेगा वो डिपेंड करते हैं भाई वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव। क्योंकि जो मृदा का निर्माण होता है भाई वो किससे होता है, जो ये पेड़ पौधे के पत्ते गिर जाते हैं, जो जीव जंतु, गले सड़े जो जीव जंतु, इनके ऊपर जो परत दर परत जमती रहती है ना, उसी से मृदा का निर्माण होता है। तापमान से, फिर वहाँ की जलवायु से, कितनी वर्षा हो रही है, इस चीज से ही सब मिलाकर ही मृदा का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर है उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते। भाई ढाल क्या है,
ढाल ये देखो संचय, मतलब कि जितना ज़्यादा ढाल होगा उतना ज़्यादा खतरा रहता है कि मृदा है जो नीचे बहकर जल्दी आएगी। अब प्लेन एरिया की है जो मिट्टी कहाँ कब बहकर जाएगी, यहाँ से थोड़ी दूरी से थोड़ी दूरी पर चली जाएगी। लेकिन अगर ढाल वाले स्थान है तो ऊपर से अगर बाढ़ आ गई या बारिश ज़्यादा तेज आ गई तो मिट्टी का बहने का जो खतरा है वो ज़्यादा रहता है। तो ये डिपेंड करता है भाई आपका मृदा के संचय को, ये याद रखना। फिर जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुण धर्म और खनिज मात्रा पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं मृदा निर्माण के कारक क्या क्या। मृदा निर्माण के कारक, वैसे तो हमने ये डिस्कस अभी जो किया है ये सारे मृदा निर्माण के कारक ही है, और क्या है वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, जनक सेल के रूप में, जलवायु के रूप में। ठीक है, मृदा निर्माण के अन्य कारक हैं स्थलाकृति, मैंने बताया था ना, जिस जहाँ जहाँ के प्लेन एरिया है, अब जो नदियों का जो एरिया है वहाँ पर क्या है मृदा का निर्माण ज़्यादा होता है। ठीक है, जैव पदार्थों की भूमिका, जैव पदार्थ यही है जो पेड़ पौधों का गला सड़ा, जीव जंतुओं का जो गला सड़ा होता है, ये जैव पदार्थ ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें ही ये सारे क्या है ये मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। फिर भी मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण। निम्नीकरण क्या होता है भाई, उसका जो कम होना हो रहा है। ठीक है, बार बार जो कम होती जा रही है, मिट्टी जो है वो कम होती जा रही है, उसका जो उपजाऊपन है वो खत्म होता जा रहा है, उसको निम्नीकरण ही बोलते हैं। ठीक है, इसके क्या है कि दो मुख्य खतरे बताए गए हैं, एक मानवीय, मतलब कि एक तो मानव द्वारा जो किया जाता है, और एक प्राकृतिक। दोनों ही खतरों, दोनों की वजह से ही क्या है मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। अब जैसे क्या है वनोन्मूलन, ठीक है, ये अतिचार है, वनों को काटना है भाई, जो ओवर ग्रेजिंग है, ये भी रासायनिक जो यूज किए जा रहे हैं फर्टिलाइजर मिट्टी में, तो ये क्या है ये मानव के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, और वर्षा है, भूस्खलन है, बाढ़ है, ये क्या है प्राकृतिक। तो दोनों तरीके से ही क्या है भाई मिट्टी की जो लेयर है वो बह जाती, तो उसको कैसे उसको संरक्षित किया जाए, कैसे उस चीज़ को बचाया जाए, तो ये कुछ 4-5 आपको विधियां बता रखी हैं जिससे कि मृदा का संरक्षण किया जाता है और एग्जाम में बार बार पूछी जाती, तो भाई ध्यान रखना। तो एक तो है मल्च बनाना, पहली जो विधि है वो है मल्च बनाना। इसमें क्या है कि जो पौधे हैं, पौधे लगा रखे हैं, ऐसे सोचो, ऐसे लाइन बाय लाइन पौधे लगा रखे हैं, तो उसके बीच में जो जगह बच गई ना, उस जगह उस मिट्टी को ढक दिया जाए। ठीक है, उस मिट्टी को किसी चीज से ढक दिया जाए ताकि जो मृदा की नमी है उसमें ही रहे वो। ठीक है, वो वेस्ट ना जाए कम से कम, क्योंकि वो मिट्टी ऐसे ही है और उसकी जो खाली मिट्टी है उसकी जो आर्द्रता है वो जल्दी जाती है नहीं तो। ठीक है, तो ये तो है भाई मल्च बनाना। फिर है वेदिका फार्म। वेदिका फार्म ये देख सकते हो, ये ऐसे जो वेदिकाएं बना रखी है ना, ये ऐसे वेदिकाएं बना रखी ग्रीन ग्रीन सी, इसको बोलते हैं। ये क्या है वेदिका फार्म भी और समोच्च रेखे, ये दोनों ही है भाई तीव्र ढाल वाले स्थानों पर। तीव्र ढाल वाले स्थानों पर जो खेती का तरीका है वो बताया गया है कि भाई ऐसे वेदिकाएं बनाकर, ठीक है, ऐसे वेदिकाएं बनाकर जिससे कि एक उसको पानी अगर दिया जाए तो उसी में रुके, फिर दूसरे में पानी दिया। ठीक है, तो ऐसे बनाए जाते हैं ये, इससे मिट्टी का जो अपरदन है वो नहीं होता है। और जो समोच्च रेखाएं हैं, फिर समोच्च रेखीय जुताई, मतलब कि पहाड़ी ढाल वाले जो स्थान है वहाँ पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई वाले, उनको मतलब कि ऐसे जुताई ना करके ऐसे जो रेखाएं बनाई हुई हैं ऐसे जुताई करें। ठीक है, जिससे कि जो बहता पानी आएगा ना उससे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगा। ठीक है, जो मिट्टी है बहकर नीचे की तरफ नहीं आएगी। इसके बाद अभी रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखलाएं क्या होती हैं, तटीय प्रदेशों में ऐसे पूछा जाता है कहाँ पर यूज की जाती हैं। ठीक है, तटीय प्रदेशों में मतलब कि कोस्टल एरिया में भी क्या है हवाएं काफ़ी तेज चलती हैं, शुष्क प्रदेशों में भी हवाएं काफ़ी तेज चलती हैं। उससे क्या होगा भी मिट्टी को उड़ाने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, तो हवा को रोकने के लिए, पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों को ऐसे लाइन में लगा दिया जाता है, इसको बोलते हैं भाई रक्षक मेखलाएं।
इसके बाद है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। अब समोच्च रेखीय रोधिकाएं जैसे क्या थी, समोच्च रेखीय जुताई तो हमने बता दी, ठीक है, कि ऐसे समोच्च रेखाएं बनाकर और जुताई है वो खेतों की जो वो ऐसे करनी चाहिए। अब उसको उसमें भी क्या है कि भाई रोधिकाएं बनाने के लिए बोल रहे हैं कि जैसे उसमें भी जो है यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पर बीच में वो समोच्च रेखाएं बनाकर और उनके भी बीच में या पत्थर या घास या कुछ मिट्टी का ही उपयोग करके और ऐसे होती ना बाउंड्री सी जो बना दी जाती है उसको बोलते हैं रोधिकाएं, ठीक है। जो बाउंड्री सी सबके खेतों में होती है ना, वैसे भी जो बाउंड्री होती है तो वो ये पहाड़ी इलाकों के लिए बताई गई है कि भाई इस तरीके से जुताई करने के बाद भी कुछ पत्थर लगा दिए जाएं बीच में, ताकि जो पानी है जब उसको पानी दिया जाता है तो एक जगह पे ही एकत्र हो जाए, नीचे बहा बहा कर ना लेके आए मिट्टी को, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं चट्टान बांध। चट्टान बांध यही होते हैं भाई जो ये डोलियां सी बताई होती ना मिट्टी की, ठीक है। मिट्टी को क्षति पहुंचाने के लिए उसमें क्या कर दी जाती है, ऐसे मिट्टी की है ऐसे डोलियां जो बना दी जाती हैं खेतों में, उसको ही चट्टान बांध बोलते हैं, ठीक है, जल प्रवाह को कम करने के लिए। तो ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं भाई पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है। फिर बीज की फसल उगाना, ये बोल रहे हैं कि भाई जब जैसे वर्षा का स्पीड, वर्षा टाइम टू टाइम कई बार क्या है ना कि भाई कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होगी तो उससे क्या होता है कि बारिश ज़्यादा होगी तो ना वो ऊपरी जो परत है जो हमारी उपजाऊ होती है जो मिट्टी, उसकी जो मतलब कि जो ऊपरी परत में जो उपजाऊपन पाया जाता है उसको ज़्यादा बारिश होने से क्या होता है कि वो नीचे ले जाते हैं, ठीक है। वो जो ज़्यादा बारिश होने से मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो ज़्यादा गहराई में ले जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है कि बीच बीच में फसलें हैं जो लगातार बोने से भी क्या होता है कि बीच बीच में उनकी जो फसल है वो भी चेंज भी करते रहें और टाइम टू टाइम उगाते भी रहें, तो उसी को बोला गया है बीज की फसल उगाना, ये ठीक है। इसके बाद भाई जल भी हमारा क्या है कि संसाधन है और नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन नवीकरणीय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको कितना भी यूज करें, ठीक है। जो भूपृष्ठ है उसके 3/4 भाग भाई जल से ढका हुआ है, इसलिए इसको जलग्रह कहा जाता है। लेकिन क्या बोला गया है कि जैसे भाई 3/4 70% उसका भी जो हमारा जो 71% भाग है जल का, तो उसका भी सारा जो 97.7 ये महासागरों में है जो कि नमकीन पानी है, ठीक है, लवणीय वाटर है, जिसका क्या है उसका यूज नहीं हो सकता। तो इसमें कितना बचा भाई 2.7% के आसपास ही हमारा 97.3 है, ये 2.7% के आसपास ही पानी है जो अलवणीय है, जो हमारे काम का है। अब उस 2.7 में भी क्या है कि 70% जो पानी है 2.7 का भी वो बर्फ के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो उस पे हम डिपेंड नहीं हो सकते कि कब बर्फ पिघलेगी और कब उसको यूज करेंगे। तो लगभग 1% जो पानी है वो ही भूमिगत जल में, नदियों में और झीलों के रूप में जो साफ पानी है वो हमें पाया जाता, जो अलवणीय है, जो कि हमारे काम आ सकता है, ठीक है। तो अब ये देख लो कि 1% पानी, एक यहाँ से याद रखना कि भाई जो एक भारत का एक नागरिक है प्रतिदिन 150 लीटर पानी की उसकी खपत है, ठीक है। पीने में 3 लीटर, खाना बनाने में 4, तो ये ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 150 लीटर आपसे पूछा जा सकता है कि एक दिन में एक आदमी की जो पानी की खपत है वो कितनी है, ठीक है। तो भैया ये देख लो कि 1% ही पानी है जो कि हम यूज कर सकते हैं, जो कि अलवणीय है। तो कितना कीमती होगा ये, ठीक है, बहुत ज्यादा कीमती है ये पानी। और ऊपर से क्या है कि इस पानी को ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है, लेकिन क्या है कि इसका वाटर सर्कल के थ्रू ये क्या है डेली का वो जल वाष्प बनता है, ऊपर चला जाता है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। तो इससे जो वाटर सर्कल जो चलता रहता है इसकी वजह से पानी क्या है वापिस से अपने उसी रूप में आकर उतना ही रहता है लगभग, ठीक है। तो
अब वो 1% पानी ही हम पीने में, खाना बनाने में, नहाने धोने में, कृषि में, उद्योगों में, और जो बांध बना रहे हैं जिससे कि भैया आजकल विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, बिजली बनाए जा रहे हैं, तो ये सारा पानी क्या है, ये सारा वही पानी है जो 1% है। फिर इसकी क्या है, उपलब्धता की समस्याएं भी हैं, ठीक है। वो क्या क्या है कि अधिकांश क्षेत्र है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है कि अफ्रीका का अधिकांश भाग, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जहां पर अलवणीय जल की जो आपूर्ति है काफी कम पाई जाती है। ये है भाई उपलब्धता, मतलब कि हर जगह ये भी जो 1% जो ये पानी है वो भी हर जगह उपलब्ध नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या है, वहां पर सूखे के आसार ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं कि भाई जहां जहां पर है कम से कम पानी, जहां जहां पर है तो वो तो उस पानी को संरक्षण करें, वो तो उस पानी को अच्छे से यूज करें, ठीक है। तो वो हम पानी को संरक्षण कैसे कर सकते हैं भाई, एक तो क्या है कि उस पानी को प्रदूषित ना किया जाए, ठीक है, उसका अति उपयोग ना किया जाए, जितना हमें जरूरत हो उतना ही करें, ठीक है। कृषि रसायनों से उसका जो हम उसको दूषित करते हैं वो भी ना किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं भाई जिससे कि हम पानी को संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि जो धरातल या प्रवाह है उसको कम करके, जो पानी है वो काफी स्पीड से जाता है, ठीक है, जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को कम करने, ठीक है, जो धरातल पे प्रवाह है पानी का जो स्पीड है उसको कम करके भी, ठीक है। दूसरा है कि भाई जो रिसाव होता है, जब क्या होता है कि जो नहरें हैं वो खेतों तक जो नहरें जाती हैं, अगर उनको पक्का कर दिया जाएगा क्या, तो क्या होगा, जो पानी का इधर उधर रिसाव है, बीच में इधर उधर जो पानी टूट जाता है नदियों से, तो वो नहीं होगा, तो वो भी करके हम, ठीक है, उसको पक्का करके, ठीक है। फिर है स्प्रिंकलों का, ठीक है, स्प्रिंकल्स जो होते हैं, छिड़काव जो विधि है उससे भी हम पानी के वेस्टेज को कम कर सकते हैं, ठीक है। और है भाई एक है ड्रिप और जो टपकन विधि है उससे भी पानी के वेस्टेज को कम किया जा सकता है। ज्यादा पानी मतलब जितना जरूरत है उतना ही पानी यूज। एक उसके बाद है कि भाई जो बारिश का पानी है ना उसको भी हम जल का उस पानी का संग्रहण कर सकते हैं। लगभग बताते हैं कि 2 घंटे की अगर अच्छी सी बारिश हो रही हो तो उसमें 8,000 लीटर तक पानी हम बचा सकते हैं, ठीक है। तो जल के बाद आता है भाई प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति क्या है भाई, सारे पेड़ पौधे और जो घास है ये सब क्या है, ये प्राकृतिक वनस्पति है, ठीक है। वन्य जीव है ये सारे जो एनिमल्स हैं हमारे, और ये जो पक्षी हैं सब जो पाए जाते हैं नेचुरल उसमें, वे हमारे सारे वन्य जीव हैं। तो इनका क्या है, इनका भी परस्पर संबंध रहता है, ठीक है। जो जैव मंडल है ना वहाँ पर सारा इस सबका ये इंटरेक्शन रहता है। ये क्या एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं, निर्भर भी रहते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोला जाता है, उसी को पारितंत्र बोला जाता है। जो जीव जंतु पशु पक्षी आपस में, जो पेड़ पौधे आपस में क्या है, इनका इंटरेक्शन जो होता है उसी को पारितंत्र बोला जाता है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं जो पेड़ पौधे हैं, जैसे पेड़ पौधे भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता करते हैं, ठीक है। और बाकी जो पेड़ पौधे हमें क्या क्या देखते हैं ये तो आपको पता ही है भाई, फल है और जो औषधियां हैं वो भी देते हैं, उससे कागज भी बनाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे मतलब कि अनगिनत है पेड़ पौधों के तो जो लाभ है वो अनगिनत है। उसके बाद जो जीव जंतु है उनसे भी हमें दूध मांस खाल उन सब प्राप्त होता है, ठीक है। जो कुछ कीट हैं जैसे मधुमक्खी है उनसे हमें शहद प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज क्या है कि भाई ये पारितंत्र का मेन
रोल है, ठीक है, मेन भूमिका अदा करते हैं ये पारितंत्र के इंटरेक्शन में, सॉरी, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे चिड़िया है कुछ कीटों पर निर्भर करती है। कीट किस पर निर्भर करते हैं भी, कीट है जो कीट है वो किस पर करते हैं, फूलों पर, ठीक है। और ये सारे मतलब क्या हुआ फिर, इसका मतलब हुआ कि भी एक दूसरे से ये कनेक्टेड है। गिद्ध है वो भी मृत जीव जंतुओं को खाने का काम करते, तो वो भी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, ठीक है। तो यही क्या है कि विपारी तंत्र जो उसमें संतुलन बनाए रखने के लिए हर प्राकृतिक वनस्पति का, हर जीव जंतु का संरक्षण है वो जरूरी है, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण भी अलग अलग होता है भाई, तापमान और आर्द्रता के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग उसको 4 भागों में बांटा गया है। वन है कहीं जगह पर घास के स्थान है, कहीं है गुल्म बोला जाता है भाई, ये कांटेदार जो झाड़ियां होती हैं इनको गुल्म बोलते हैं, ठीक है। टुंड्रा है। तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक वनस्पति उसको 4 भागों में बांटा गया है। ज़्यादा जो बारिश के हैं उन जहाँ पर ज़्यादा बारिश और तापमान अच्छा खासा रहता है वहाँ पर वन पाए जाते हैं। तो जो नॉर्मल सी जहाँ पर बारिश पाई जाती है, सामान्य जहाँ पर वर्षा पाई जाती है वहाँ पर छोटे छोटे आकार के वृक्ष और घास उगती है, ठीक है। जहाँ पर बिल्कुल ही कम वर्षा पाई जाती है वहाँ शुष्क प्रदेश पाए जाते हैं, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। जहाँ पर बिल्कुल बर्फ जम जाती है वहाँ पर टुंड्रा, जहाँ पर लाइकेन वगैरह पाई जाती है, ठीक है, टुंड्रा वनस्पति। तो ये सारी चीजें हैं भाई जो प्राकृतिक वनस्पतियों में पाई जाती हैं। और जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का जीवन अभी संरक्षण, ठीक है, ये भी क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या, वन्य जीव कहाँ भाई, उनका जो नेचुरल स्थान है वो प्राकृतिक वनस्पतियों में ही, ठीक है, वो एक दूसरे पर डिपेंड है वहीं पे। तो इसमें क्या कि भाई हमने इसमें सारा वही बता रखा है कि जो मानव है उसने अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक वनस्पतियों भाई वनों को भी काटना शुरू कर दिया है। जो वन्य जीव हैं उनको भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, शिकार वगैरह जो करते हैं, ठीक है, व्यापार जो करते हैं इनका। तो ये इससे क्या है कि भाई वन्य जीव भी का भी जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है और प्राकृतिक वनस्पतियों का जो संतुलन है वो भी बिगड़ रहा है, ठीक है। तो गैर कानूनी जो व्यापार करते हैं उससे कुछ जो हमारे जीव जंतु हैं जैसे शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, ठीक है, घोड़ा, हिम तेंदुआ, शतुरमुर्ग, मोर, ठीक है, तो इनका संरक्षण काफ़ी जरूरी है क्योंकि इन्हीं का क्या कर रहे हैं लोग, ज़्यादा गैर कानूनी तरीके से इनका व्यापार करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अभी क्या बना दिया भाई, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है, वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया गया है, जैव मंडल नीचे, ये सारी चीजें क्या किया है इनके संरक्षण के लिए की जा रही है, ठीक है। और क्या है कभी जागरूकता, अवेयरनेस जो कार्यक्रम है वो भी किए जा रहे हैं, ठीक है। वन महोत्सव बनाए जा रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमें पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। नेचुरल जो कैंप है वो भी लगा सकते हैं। बच्चों के जो स्कूलों में लेके जाते हैं हॉलीडेज में, ठीक है, तो वो नेचुरल कैंप में अगर उनको लेके जाए तो इससे क्या अवेयरनेस ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये हम उनके संरक्षण के लिए कर सकते हैं। फिर है भाई एक अंतरराष्ट्रीय जो कन्वेंशन वो बनाया गया है जिसको CITES बोला गया है, ठीक है। CITES है जो कि इसी चीज के लिए है, जो वनस्पति और जो जीव जंतु हैं इनके संरक्षण के लिए है। ये है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फोइना एंड फ्लोरा के लिए, ठीक है। ये बनाया गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय एक समझौता है, सभी मतलब कई देशों की सरकारों के बीच में एक समझौता है। इसमें ये निश्चित करना है कि भाई जो हमारा कोई इंटरनेशनल जो व्यापार हम करेंगे वो किसी भी प्रकार का प्राणी को और जो वनस्पतियां हैं या पौधे हैं मतलब कि उनको खतरा नहीं होना चाहिए हमारे इंटरनेशनल व्यापार से, ठीक है। तो इसमें भाई 5000 जातियों को प्रजातियां जो हैं पशुओं की और मतलब वन्य जीवों की और जो 28,000 जातियां हैं पौधों की, उनकी रक्षा के लिए इसमें साइन किया गया है, जिसमें भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, परवाल, ठीक है, ये सारी प्रजातियां आ जाती हैं जीव जंतुओं की भी और प्राकृतिक वनस्पतियों की भी, ठीक है। तो ये था भाई आज का थोड़ा लंबा चैप्टर था लेकिन इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में।